स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर स्टेट कॉमर्स में। आज हम अपनी 5 क्वेश्चन सीरीज़ में करने वाले हैं 2016 स्टेट पीजीटी कॉमर्स 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 121 से लेकर 125 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हम 17, 18, 19 का क्वेश्चन पेपर पूरा कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन पेपर भी किए हैं। अगर आपको वो सब देखने हैं तो आप चैनल पे जाके सारे देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है गीताज कॉर्नर स्टेट कॉमर्स। वहाँ सारे आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, देखो नॉलेज के ऊपर अपने जो ज्ञान है ना, इसके ऊपर धूल तो पड़नी ही नहीं है। अब यह स्टार्ट हुआ है तो आगे के लिए तैयारी कंटिन्यू रखनी है। जिसका स्टार्ट हो गया है उसको भी ये क्वेश्चंस की ज़रूरत है, क्योंकि आगे फिर उन्हें स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा KVS DSSP के जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं वो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एक दूसरे के। ये नहीं है कि स्टेट के क्वेश्चन है तो स्टेट में ही आएंगे। ओके, अभी हम अपना 2016 का पेपर करते हैं पूरा। आज करेंगे 5 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है ना वो पहले आया 2019 में, क्वेश्चन नंबर 92, वो भी हमने किया है और अभी फिर से करेंगे। पहले आज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें जो सही कथन है उसे चुनना था। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रान बाय द क्रेडिटर। कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है? क्रेडिटर के द्वारा, यानी कि जिसने उधार में माल बेचा है उसके द्वारा लिखा जाता है। स्टेटमेंट ट्रू है। अदर ऑप्शंस में दिया गया था बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रान बाय द पेई, जो थर्ड पार्टी होती है पे की, उसके द्वारा नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज डन फॉर ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होता है। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड इज कॉल्ड टाइम बिल, ये भी गलत है। अब पहले तो लास्ट वाले को देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि बिल पेबल ऑन डिमांड इज कॉल्ड टाइम बिल, उसे कहते हैं डिमांड बिल। ए बिल पेबल ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड बिल, और जो ए बिल पेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड टाइम बिल, कि उसे बोलते हैं टाइम बिल, डिमांड बिल नहीं होगा। तो तीनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कहते हैं नॉर्मली 2 होते हैं हमारी पार्टीज, एक ड्रायर एक ड्राई, लेकिन 3 पार्टीज इसके अंदर होती हैं। जिसने उधार में माल बेचा ड्रायर, जिसने खरीदा वो ड्राई, और पे होता है जो ड्रायर के, जिसने ड्रायर ने अगर जिसको अपना बिल जो है वो एंडोर्स कर दिया है, यानी कि उसके ड्रायर के बिहाफ पे जो पेमेंट रिसीव करेगा वो है पेई। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, ये BR हमारा। एक्सेप्टेंस नेसेसरी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया होता है, ऑलवेज अनकंडीशनल होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 92 2019 के पेपर का। साथ साथ पीछे के पेपर भी हम देखते चलेंगे ताकि लिंक भी पता लगे आपको कि कैसे क्वेश्चन जो है वो लिंक में आते हैं। 92 क्वेश्चन 2019 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे पूछा गया था कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में जो डिफरेंस है ना उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये वाली ट्रू नहीं थी कि ए चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये वाला हमारा गलत हो गया था। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 5। तो इसका सेक्शन 5 जो है वो याद रखना है, क्योंकि जो चेक है वो है अंडर सेक्शन 6 के अंदर और ये है सेक्शन 5 के अंदर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग द मेकर एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पीरियड certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का बियरर है उसको पेमेंट की जाएगी या तो उसे या फिर उसके बिहाफ पे किसी सर्टेन पर्सन को एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज है यहाँ पे, एक ड्रायर, ड्राई और एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन? जिसको एंडोर्स कर दिया है ड्रायर ने अपना बिल। ड्रायर को बोलते हैं मेकर, क्रेडिटर, पेई। अभी जो 2016 का क्वेश्चन है वो यही तो था कि किसके द्वारा लिखा जाता है? क्रेडिटर के द्वारा। तो यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड यूज़ किया गया था। ड्रायर के लिए कितने सारे वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ड्राई के लिए वो एक्सेप्टर भी होता है, डेटर भी होता है क्योंकि उसने उधार में माल खरीदा है, पेयर भी होता है क्योंकि उसे पेमेंट करनी है। अब एंडोर्सी कौन होता है? थर्ड पार्टी
हु कैन रिसीव मनी अपॉन एंडोर्समेंट बाय सेलर और ड्राई। सेलर और ड्रायर नहीं भाई, सेलर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हाँ सेलर ही तो खरीद बेचने वाला, जिसने भी बेचा है, ठीक है। देखो अदर ऑप्शंस में क्या क्या थे यहाँ पे जो ठीक हो रहे हैं। ए चेक में बी क्रोस्ड बट नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक को क्रॉस किया जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर वाइल ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन ऑन एनी वन इंक्लूडिंग ए बैंकर। क्या जिसके बैंक में अकाउंट है उसी के वही चेक जो है लिख सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं। डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस डेज जो है अलाउड इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ ए टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में होते हैं लेकिन चेक में नहीं होते हैं। ए चेक एग्जिस्ट इन सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बट ए बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सारे ही डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट है इनके। A check has a validity of 3 months, but a bill of exchange has no validity for the payment. In check, notice of dishonor is not compulsory, but a bill of exchange notice of dishonor is mandatory. यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है अनादरण का जो नोटिस है, जो सूचना है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में, लेकिन चेक के मामले में वो कंपलसरी नहीं होती। ए चेक डज नॉट नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द पार्टीज बिफोर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में नीड्स एन अप्रूवल फ्रॉम द ड्राइव फॉर द पेमेंट, ठीक है, उसमें ड्राई के भी सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कौन सी एरर्स हैं उन्हें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, सभी को पता होगा, वो हमारे वन साइडेड एरर को ठीक कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट से। तो ये जो है वो सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय ₹1000, इस एरर को ठीक किया जा सकता है। अदर ऑप्शंस में देखिए क्या क्या थे। अब हम चारों ही एंट्रीज देखते हैं, चारों ही हमारे ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि अंडरकास्ट बाय 1000 से, तो ये आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट हुई है, सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है, सेल्स रिटर्न, तो इसको हम कर देंगे ठीक, अंडरकास्ट होगी है वो टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस होता है डेबिट, अंडरकास्ट हो गया, कम हो गया तो और डेबिट कर देंगे उसको 1000 रुपीज़ से टू सस्पेंस अकाउंट। सेकंड ऑप्शन में सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया 1000 को, तो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट यहीं पे ही यूज़ किया है, क्योंकि इसमें जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। थर्ड एंट्री सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डेड एज 100, 1000 की सेल्स रिटर्न को 100 रुपये से लिख दिया तो 900 रुपये से और लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, 900 रुपये से एंट्री हो जाएगी। और लास्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न थे 1000 रुपये और उसको लिख कहाँ दिया, परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया 1000 रुपये से, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो परचेज, सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो करना है, और जो कि नहीं करा, परचेज रिटर्न में इन्होंने लिख दिया है, क्रेडिट कर दिया, तो इसको डेबिट कर देंगे 1000 रुपये से, और डेटर को कर देंगे 2000 रुपये से क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं, होते हमारे शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। अदर ऑप्शन थे जनरल पब्लिक, पब्लिक नहीं चुनती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी नहीं और एम्प्लॉयज़ भी नहीं, शेयर होल्डर ही यहाँ पे चुनेंगे। नेक्स्ट में क्या है, मैच मेकिंग दी गई है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे हमारे जो मार्केट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वही उनके आगे लिखा गया। देखो मोनोपोली में क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फर्म प्राइज मेकर, फर्म ही क्या होती है, हमारी प्राइज मेकर होती है, एक ही फर्म होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इनके पास। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइज टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। ओलिगोपोली में क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी, यानी कि कीमत में कठोरता होती है। प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब है, डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज या रॉ मटेरियल की कॉस्ट में थोड़ा बहुत चेंज आने से प्राइस ऑफ कमोडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। कमर्शियल बैंक को काम करने के लिए लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इनके सारे बैंक, इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कौन देखता है, आरबीआई। आरबीआई क्या कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक उन बैंक्स को कहते हैं जो धन जमा करने,
क्या जो डिपॉजिट करने के लिए या फिर लोन देने के लिए, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस होते हैं उनको लोन जो लेना होता है वो कमर्शियल बैंक से लेते हैं। और इन ब्रीफ हम बोल सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक वो संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है उन्हें उधार भी देते हैं। अदर ऑप्शंस में हमारे स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं थे हमारे आंसर में। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।